तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जय जवान जय किसान गुरु पर्व पर किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा तोहफा दिया। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। अब प्रधानमंत्री मोदी झांसी पहुंचे हैं, जहां वो तीनों सेनाओं को तोहफा देंगे। वायुसेना को LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सौगात मिलेगी, तो नौसेना को DRDO के बने वॉरफेयर सूट का तोहफा मिलेगा। वहीं थल सेना को PM मोदी देश की स्टार्टअप कंपनियों के बनाए ड्रोन और UAV सौंपेंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जिसे मनाया जा रहा है, राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर यह पर्व अपने आप में एक संदेश देने की कोशिश। तीनों सेनाओं को सौगात और महोबा में परियोजनाओं का उद्घाटन। झांसी से मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत नेगी, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, क्या कुछ चल रहा है ये भी बताइए। लेकिन राज्य सरकार के साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय का ये राष्ट्र समर्पण पर्व, इसे भी विपक्ष चुनाव से जोड़कर देखेगा, लेकिन इन सब के बीच आज क्या कुछ वहां पर हो रहा है? ज्ञान से अनुसंधान तक, किसान के आत्मसम्मान से सैनिक के। अंजना, जो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है, अब उसको काफी देर हुई है। प्रधानमंत्री ने कई चीजों की यहाँ पर शुरुआत की है। NCC के वो एसोसिएशन के पहले सदस्य बने हैं, जिन बालिकाओं को पहले बैच के तौर पर सब सैनिक स्कूल में एडमिशन दिया जाना, अंजना, उनसे भी वो मिले हैं। और उसके बाद जहां तक ये आज आखिरी दिन है इस राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का, काफी चीजों की घोषणाओं करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है उससे भी इसको जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि करीब 400 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। जो डिफेंस कॉरिडोर, जो झांसी बुंदेलखंड को जोड़ने वाला डिफेंस कॉरिडोर है, वहां पर तीनों सेनाओं से जुड़े जो हथियार बनाने की बात है। और पिछले करीब 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की जो बात की, अंजना, उसमें जो हथियार बनाए गए हैं, खासतौर से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, कई तरह के UAV हैं तीनों सेनाओं के लिए। ये तीनों हथियार, ये जो उपकरण है, वो आज यहाँ पर खुद सेना पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उस तीनों सेना के प्रमुखों को सौंपेंगे। तो एक तरह से एक बड़ा रक्षा कार्यक्रम है। और यहाँ पिछले 3 दिनों से तीनों जो सेनाएं हैं वो यहाँ पर झांसी कैंट के अंदर यहाँ के आम लोगों को सेना से जुड़े जो बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल मंजीत, मैं आपके पास लौटती रहूंगी। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अति आधुनिक विमान। और ये कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से तीनों सेनाओं को ये समर्पित किया जाएगा। क्या कुछ इसके जरिए हासिल करने की कोशिश होगी? डॉक्टर समित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इसी के साथ जीतू पटवारी, जो कि MLA है कांग्रेस पार्टी के, वो जुड़ेंगे। वर्किंग प्रेसिडेंट भी है INC MP के। और KC त्यागी जी, पूर्व MP और चीफ जनरल सेक्रेटरी JDU के, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इन सब से चर्चा के पहले ये तस्वीरें आप सीधे इस वक्त देख रहे हैं झांसी से। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। गौरव सावंत, हमारे सहयोगी, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और गौरव, आपसे बातचीत इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर इस समर्पण के जरिए, चाहे वो तीनों कृषि कानून की वापसी हो या फिर आज जो हम देख रहे हैं झांसी में, इन सब को जोड़ा जाएगा आने वाले चुनावों से। क्या इसी के जरिए जो सियासी चौसर है उत्तर प्रदेश में, उस पे राष्ट्रवाद का रंग गाढ़ा करती हुई सरकार दिख रही है? ये सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, तीनों ही सेनाओं को वो ये तमाम एक के बाद एक, जो हमने आपको बताया हेलीकॉप्टर्स जिसका जिक्र मंजीत नेगी कर रहे थे, जो भी है, ये तमाम हथियार समर्पित किए जाएंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। ये राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है जो रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर आज मना रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री का ये 3 दिन का उत्तर प्रदेश का दौरा है। ताबड़तोड़, जिसे कार्पेट बॉम्बिंग कहा जाता है, इससे पहले पूर्वांचल को बड़ा तोहफा। समझिए इस खबर को और बुंदेलखंड में परियोजनाओं की सौगात को। चाहे एक तरफ पूर्वांचल हो, जिसको एक्सप्रेसवे के जरिए साधने की कोशिश सरकार कर रही है, चाहे दूसरी तरफ
अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की जो नाराजगी थी उसको कृषि कानूनों के जरिए, तो आज यहां झांसी में और बुंदेलखंड में जो ये तमाम कार्यक्रम है इसके जरिए बुंदेलखंड को साधने की कोशिश है। तो उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा छूटे नहीं, सरकार सबको साधने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, क्या कुछ वहां पर चल रहा है एक्सपर्ट के तौर पर गौरव सावंत आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से डॉक्टर संबित पात्रा से एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आप गौरव बताइएगा क्या आज सेनाओं की तरफ पहुंच रहा है। संबित पात्रा जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वांचलियों को साध रहे हैं आप। जी अंजना, कृषि कानूनों की वापसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साध रहे हैं और बुंदेलखंड इलाके को इन कार्यक्रम और परियोजनाओं के जरिए साध रहे हैं। यह सब कुछ चुनावी है, जवाब क्या होगा आपका? देखिए, ये सब कुछ चुनावी है। चुनाव का अर्थ लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र का अर्थ राष्ट्र होता है। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र को सशक्त करना, राष्ट्र को मजबूत करना, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। यही तो राजनीति का मूल ध्येय है, यही तो राजनीति का मूल उद्देश्य होना चाहिए। आज अगर बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी 400 करोड़ की परियोजनाएं डिफेंस सेक्टर को समर्पित करेंगे, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक देश को समर्पित करेंगे और एक बहुत बड़े परियोजना को यहां पर अमली जामा पहनाएंगे, तो ये किसके लिए लाभदायक है? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ये आपके मेरे यहां बैठे सभी प्रवक्ता और देशवासी के लिए, ये राष्ट्र के लिए लाभदायी है। आप देखिए, 2 डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में आप जानती हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी वहां हमारी सरकार नहीं है, फिर भी डिफेंस कॉरिडोर बहुत सोच समझ करके एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में दिया गया। इसके पीछे राजनीति नहीं है, इसके पीछे राष्ट्र नीति है, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद बताइए, इंडिजिनसली ड्रिवन, ये खुद देश में निर्मित आत्मनिर्भर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज देश को समर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी जी। क्या ये अपने आप में बड़ा विषय नहीं है? जहां हम देश में सक्षमता की ओर बढ़ रहे हैं, देश की क्षमता आज इतनी बड़ी हो गई है कि देश खुद आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर में हो रहा है। तीसरी बात है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक यंग व्यक्ति के नाते मैंने वो दिन भी देखे हैं 2013 में, जहां हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी खड़े होकर कहते हैं कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी। इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, यही बेस्ट पॉलिसी है, बॉर्डर पॉलिसी। वहां से ऑल आउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑल आउट आत्मनिर्भर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। मुझे लगता है देश के डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़े तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत करने का काम किया है। धन्यवाद टू हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, जीतू जी इस पर बताएंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी सोचती है, लेकिन उससे पहले गौरव सावंत, जल्दी से आप हमारे दर्शकों को अगर आज बताएं कि इन हथियारों के क्या मायने जो भी आज सेना को वहां पर मिल रहा है और जिस आत्मनिर्भर भारत की हम परिकल्पना कर रहे थे, क्या वो साकार होता हुआ कम से कम तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि चुनावों के पहले हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन किस तरह से देखें इसे? यह प्रयास जबरदस्त है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को, भारतीय वायुसेना को समर्पित करेंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसकी वायुसेना को आवश्यकता है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या लद्दाख की बात करें, तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इस समय वहां इनका प्रयोग हो रहा है और 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स अगले 1 साल में भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं, ऐसा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ कह रहे हैं। पर ये झांसी में क्यों हो रहा है? एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जैसा संबित पात्रा बता रहे थे, देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहा है एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ये झांसी में एक उसका हिस्सा है जहां पर कुछ रक्षा की कुछ फैक्ट्रीज बनेंगी, कुछ निजी क्षेत्र के साथ मिलकर, जैसे प्रोपल्शन सिस्टम है वो यहां पर बनेगा कुछ हथियारों का। तो इसीलिए अलग अलग जगहों पर प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ सरकार मिलकर इस तरह के रक्षा उपकरण देश में ही बनाएगी। गौरव, हम लौटेंगे इस पर, आप बने रहिए हमारे साथ जैसे ही तस्वीरें आएंगी, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। अब देखिए, किसानों के मुद्दे पर वापसी करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान भी उसी के लिए, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब भी, नेता शिरोमणि अकाली दल के हमारे साथ जुड़ गए। श्वेता झा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता झा, प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना के साथ अगर शुरुआत की तो अंत इस बात से की कि आंदोलन छोड़िए, घरों को जाइए, आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आज शाम क्या संदेश है गाजीपुर बॉर्डर से उन लोगों का जो विरोध में बैठे?
बिल्कुल। अंजना, मैं आपको बता दूं, गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, यहां पर तमाम चाहे BKU हो या फिर संयुक्त किसान मोर्चा हो, तमाम दलों के नेता यहां पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहां से क्या आवाज जा रही है? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जय जवान जय किसान, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद। अब ये बता दीजिए कि आज प्रधानमंत्री ने माफी भी एक तरीके से मांग ली और ये भी कहा कि आप लोगों को मनाने में शायद वो असफल रहे, इसीलिए तीनों कृषि कानून वापस लिया जाता है। अब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ और खेतों की तरफ लौटे, क्या कहेंगे? आज उन्होंने कहा है कि तीनों कानून जो है वो रिपील किए जाएंगे और उसके साथ एक MSP भी बड़ा विषय है। पहली बात तो जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, उनका हम स्वागत करते हुए ये कहना चाहते हैं कि जो अभी सत्र चलेगा उसमें बहुत जल्दी ये रिपील का भी हो जाए और MSP भी गारंटी का भी हो जाए। इसके अलावा भी किसानों के मुद्दे हैं, जैसे ये जो किसान शहीद हो गए, किसानों पर मुकदमे दर्ज हो गए 50,000 के लगभग, तो इन विषयों पर भी चर्चा जरूरी है। तो जब तक ये चर्चा नहीं हो जाती और ये रिपील कम्प्लीटली नहीं हो जाती, तब तक तो आंदोलन ये जारी रहेगा। यानी कि जब तक आप कह रहे हैं कि अभी आप लोग यहाँ से वापसी नहीं करने वाले? नहीं, देखिए, अभी हम लोग यहाँ से वापसी नहीं करेंगे। हमारा अभी MSP का मुद्दा है, हमारा बिजली अमेंडमेंट बिल का है 750 से ऊपर, जो हमारे किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए हमें बात करनी है, और अभी जो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे हैं उसके लिए बात करनी है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा किसान को। ठीक है श्वेता, हम लौटेंगे आपके पास। मनीषा हमारी सहयोगी भी सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा, जल्दी से अगर वहां पर मौजूद किसानों से, मल्लिका माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़ गई हैं, मल्लिका वहां पर मौजूद किसानों से पूछेगा, अगर संयुक्त किसान मोर्चा कल ये फैसला लेता है कि अब हम आंदोलन को कॉल ऑफ करें, तो क्या ये लोग वापसी के लिए तैयार हैं? जी अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज दिन भर यहीं पर बिताया है। दोपहर को जो सन्नाटा पसरा था, देखते ही देखते यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जश्न का माहौल है। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर आतिशबाजी भी हो रही थी। जिन आंदोलित किसानों के बीच निराशा, उदासी, एक चिंता ही देखी, आज उनके चेहरे खिले हुए भी नजर आए। कहीं ना कहीं इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। कानून वापसी तो हो गई, लेकिन घर वापसी अब होगी या नहीं? आगे का रास्ता आपको क्या लग रहा है कि अगर सरकार बातचीत की कोशिश करती, क्योंकि जो आपकी मुख्य मांग थी कि कानून वापस लिए जाए वो पूरी हो गई है, अब आगे का सफर क्या है? पहले तो सभी देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुर्ब की लाख लाख बधाई हो और आप सभी को। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे जो किसान भाई है, 1 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, और आज जो हमें एक और खुशी मिली है कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया सुबह सुबह, मैं समझता हूं कि आज तक जो भी ऐलान किया है इस देश में, रात को किया है प्रधानमंत्री जी ने, चाहे GST का था, चाहे नोटबंदी था, लेकिन ये एक अच्छा ऐलान जो सुबह सुबह किया है और इसको हम उसका स्वागत करते हैं पहले तो। और आने वाला अब देखते हैं, कल हमारी मीटिंग है और फिर 22 तारीख को हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, जो उसमें हमारे विचार बनेंगे। अभी तो हम आगे के लिए सोच नहीं रहे। आज प्रकाश दिहाड़ा मना रहे थे और ये डबल खुशी होगी और उस पर अब हम आप जश्न मनाएंगे। आप प्लीज उस पर बात कीजिए, आगे का आप सोच छोड़ दीजिए। आगे की चिंता देखिए अंजना जी, यहाँ पर लोगों को नहीं हो रही है, लेकिन ये सवाल तो बहुत जरूरी है पूछना, क्योंकि लगभग 1 साल से आप लोगों का संघर्ष यहाँ पर चल रहा है। 1 साल का वक्त पूरा होने वाला है आंदोलन चलते हुए। अब आगे क्या यहाँ से एक नई शुरुआत नहीं हो सकती? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जब कानून वापस ले लिए हैं, तो एक सकारात्मक पहल की तरह देख रहे हैं आप इसे? जी, पहले तो हम सबका धन्यवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों की मांग थी पिछले 1 साल से, यह बॉर्डरों पे सड़कों पे बैठे थे, वो मांग को मानते हुए आज अनाउंस किया है कि ये तीनों काले कानून। श्वेता जी, आपका भी धन्यवाद और मल्लिका आपका भी धन्यवाद। तमाम जो प्रतिक्रियाएं किसानों की है, क्योंकि उन्हीं के हित में ये किया गया है। राजनीतिक बहस तो हम रोज करते हैं, लेकिन आज किसानों के लिए ये जो बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, जय जवान जय किसान, ये नॉन स्टॉप कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जवानों के हित में 3 कृषि कानूनों की वापसी हुई है, तो दूसरी तरफ रक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कार्यक्रम ये आप देख रहे हैं, जहां राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व इस वक्त मनाया जा रहा है झांसी में। आइए तमाम राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं, जिनके साथ हम अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि पंजाब में अच्छा खासा असर इसका होगा, तीनों कृषि कानूनों पर सरकार की जो वापसी है, क्या उसके बाद आपकी एनडीए में वापसी होगी? इसी पर आप लोग अलग हुए थे ना? जी अंजना जी, पहले तो मैं आपके टीवी चैनल आज तक के माध्यम से देश भर के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी दिन
इस पवित्र दिन के ऊपर ये एक पवित्र फैसला लिया गया कि तीनों काले कानून वापस होंगे, जिसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का। जहां तक हमारा एनडीए की बात है, हमने बिल्कुल एनडीए सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने एनडीए से और अपने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक यूनियन मिनिस्टर से इस्तीफा दिया था, क्योंकि हमारी मांग को नहीं माना गया था। और अगर हमारी मांग को तभी मान लिया जाता तो शायद इतना लंबा समय इसमें लगता ही ना। लेकिन हम आज बीएसपी के सहयोगी हैं और वही हमारे सहयोगी रहेंगे। हमने बहुत लंबा समय बीजेपी के साथ अपने गठबंधन में निकाला, जिसके साथ हम चले थे, हम चलते चले। राह हमने नहीं बदली, राह बीजेपी की तरफ से बदल गई, तो हमारी तो राह आज भी वही रही। लेकिन ये जो आज जो हमारे अलायंस पार्टनर चाहे नहीं है, ना ही हमारे भविष्य में हम उनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम बीएसपी के साथ खड़े, उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अच्छी चीज को अच्छा बोलना नहीं, लेकिन आप बीएसपी के साथ तो पंजाब में है ना। मेरा सवाल यह है कि क्या इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल और बादल परिवार का जो एक रिश्ता, उनके पिता को भी आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री का सम्मान मिलता रहा है, क्या इन वजहों से अब वापसी हो सकती है सेंटर में? एनडीए की बात कर रही हूं मैं। वहां पंजाब में तो बीएसपी के साथ आप हैं, वो तो साफ है, लेकिन हरसिमरत कौर बादल तो सेंटर में मिनिस्टर थी ना। क्या यहां केंद्र में कोई समझौता की सूरत? छोटा सा जवाब। नहीं, देखिए मुझे अंजना जी, ये तो देखिए जो हमारी कोर कमेटी है वो फैसले लेती है। मैं तो एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ इस पार्टी के अंदर, मैं तो ये फैसला नहीं लेने की काबिलियत रखता। लेकिन जो भी फैसला होता है कोर कमेटी का। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, आज तो हमारी बीएसपी के साथ हमारा अलायंस है। अभी तक तो इतनी ही बात का पता, इससे आगे मैं भी नहीं कुछ बोल सकता। ठीक है। जीतू पटवारी जी, कांग्रेस पार्टी को क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी दांव खेला है, क्योंकि किसान तो खुश नजर आ रहे हैं, सभी खुश हैं इस बात से कि आखिरकार सरकार ने कानून की वापसी कर ली है। अन्ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो आज इस बात की है कि मैं आपको थोड़े दिन पहले जब सुनता था तो आप कहती थी तीनों काले कानून किसानों के हित के हैं, और जब आप ही ने आज कहा आपके अभी वर्डिंग में कि तीनों काले कानून किसानों के हित में वापस लिए गए, आप वो भी सुन लेते हैं क्या जो कहा नहीं गया हो? आप वो भी एक साथ एक बार इनको दिखाइए मेरे साथ। आप वो भी सुन लेते हैं क्या जिसे कहा नहीं गया हो? आप लोगों की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। अपने कबूतरों को आसमान में उड़ाते रहिए, किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। लेकिन मिस्टर जीतू पटवारी, दो बातें आपको साफ और स्पष्ट कर दूं। हमने कृषि कानून के जो फायदे हैं, नुकसान है, दोनों दर्शकों के सामने रखा। हमने बाकायदा हमेशा टेलीविजन स्क्रीन पर उसके फायदे और उसके नुकसान जो किसानों के मन में है, शक है, वो भी रखा। लेकिन आप लोग वो देख लेते हैं जो नहीं कहा दिखाया जाता, और वो सुन भी लेते हैं जो नहीं सुनाया जाता। तो मीडिया पर हमला करने के बजाय अगर आप अपनी पार्टी की लाइन यहां पर बोलेंगे तो हमारे दर्शकों का वक्त बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ दर्शकों का वक्त बर्बाद किया है। मुद्दे पर आइए, मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? जीतू पटवारी बड़े नहीं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए और पार्टी की तरफ से बात कीजिए। ज्ञान कम दीजिए। ऐसा है अन्ना जी, आप भी ज्ञान कम दीजिए। हाँ, सब कम देंगे। आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर टिप्पणी करने के लिए आज तक पर नहीं बुलाए गए हैं। आप कांग्रेस पार्टी की लाइन रखने के लिए बुलाए गए हैं। आपको दिक्कत ये है कि बाकियों का गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन आप आज तक पर बैठे हैं। आज तक ने हमेशा निष्पक्ष होकर अपनी बात कही है। पॉलिटिक्स बंद कीजिए। आप इस तरह जीतू पटवारी, पॉलिटिक्स बंद कीजिए। आप पॉलिटिक्स बंद कीजिए। जीतू पटवारी, हटाइए इनको। अगला प्रवक्ता दिखाइए, अगला दिखाइए। धन्यवाद आपका जीतू पटवारी। और कांग्रेस पार्टी से भी ये निवेदन है, हर दिन हर रोज हम लोग हर दिन मुद्दों पर बहस करते हैं, दोनों ही पक्षों को सामने रखते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही किसी न किसी स्टीरियोटाइप को दिमाग में लेकर, किसी रंजिश को लेकर बैठे हैं, तो हम अपने दर्शकों का और अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। केसी त्यागी जी और पुष्पेंद्र सिंह जी, पुष्पेंद्र जी आप भी गवाह हैं। हमने हमेशा कृषि कानूनों का दोनों पक्ष दर्शकों के सामने रखा है, किसानों की आवाज भी बुलंद करते रहे हैं, और किसानों ने जब जब इंटरव्यू दिया है आज तक के जरिए वो दर्शकों के सामने पहुंचा है। अब क्या होगी आप लोगों की आगे की रणनीति? पुष्पेंद्र जी। देखिए, मीडिया ने जो भी सहयोग हमारा दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और निष्पक्ष रूप से आज तक ने जो है इसकी प्रसारण किया है, इसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूं। हम प्रधानमंत्री जी का भी जो है साधुवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम एक मांग जो थी वो कृषि कानूनों को वापस लेने वाली, वो मान ली है।
हम कोई किसी का मस्तक नीचे करने, किसकी बेइज्जती करने, ये उद्देश्य हमारा नहीं था। दूसरी जो मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी वाली, हमारा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन 1 साल इस आंदोलन का पूरा होने जा रहा है। उससे पहले यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मांग को भी मान लेते और बाकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उनके लिए कमेटी बन जाती, तो इसका जो है बड़ा अच्छा निस्तारण हो जाता समस्या का और सहसम्मान किसान अपने घर लौट जाते। तो हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि अब भी समय है, उसको भी कर दें। और छोटे किसानों के लिए वैसे भी एमएसपी की लीगल गारंटी बहुत ज्यादा आवश्यक है। सारे देश के किसान चाहते हैं कि उनको फसलों के अच्छे दाम मिले और हमें आशा है कि आगे आज जय जवान जय किसान का नारा देते हुए इस काम को किया गया है, आगे बाकी काम भी कर दिए जाए। जी केसी त्यागी जी, एक किसान नेता के तौर पर भी आपने अपनी आवाज बुलंद की है। आप एनडीए में गठबंधन में हैं, बावजूद इसके कृषि कानूनों पर आप बोलते रहे। आज जब सरकार ने वापसी की है, एमएसपी का मुद्दा कहां पर टिकता है और क्या सरकार के इस फैसले का आप लोग समर्थन करते हैं? एक बतौर किसान नेता के तौर पर भी मैं आपसे पूछ रही हूं। अंजना जी, मैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की फिराकदिली का, लोकतांत्रिक मूल्यों में जो उनकी आस्था है उसका स्वागत करता हूं। ऐसे अवसर बहुत कम देश की राजनीति में आए हैं। मुझको पंडित नेहरू का भी स्मरण करता हूं मैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कई अवसरों पर खेद व्यक्त किया। आज प्रधानमंत्री जिस दिन लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, मुझको आज वो उस दिन से भी बड़े लगे हैं जब उन्होंने किसानों के जो हुई तकलीफ है उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की है, वो और बड़े आज हो गए हैं। जहां तक आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का सवाल है, ये ना किसी की जय है ना किसी की पराजय है, ये किसानों के संगठन, उनकी एकता की जय है। और ना ये मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं। और अंजना जी, आपको पता है हमने कभी नहीं कहा कि किसानों की जो वर्तमान हालत है वो खाली 7 वर्षों में हुई है और 70 वर्षों में भी नहीं हुई है। किसानों के शोषण का सिलसिला बहुत लंबा है और समय का चूंकि बहुत अभाव आपके पास रहता है। ये अंजना जी रूरल डिस्ट्रेस है, फार्मर एक्सप्लॉयटेशन है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड इनके पक्ष में नहीं है और एमएसपी तय करने का तरीका भी ठीक नहीं है और अब लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये किसानों की संगठनों की मांग है। मैं एक चीज के लिए जरूर किसान संगठनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने आपके चैनल पर अपने प्रारंभिक संबोधन में भी कहा था कि इस आंदोलन की सफलता के 2 यार्डस्टिक्स होंगे। एक तो इसको शांतिपूर्वक होना है गांधी जी के आंदोलन की तरह से, दूसरा इसका राजनीतिक दलों से जितना परहेज होगा उतनी इसकी उम्र लंबी होगी। मुझे प्रसन्नता है छुटपुट वारदातों को छोड़ करके ये चंपारण और बारडोली के किसान सत्याग्रह की तर्ज पर चला है, जिसकी वजह से आज सफलता मिली है। और दूसरा ये तमाम राजनीतिक तिकड़मबाजों के बावजूद भी आज तक किसान संगठनों ने, एसकेएम ने किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को न झंडा अपना फहराने दिया, न डंडा अपना फहराने दिया और न मंच उनके साथ शेयर किया। तो आज की जो किसान आंदोलन की सफलता है, जो तीनों कृषि कानून वापिस हुए हैं, इसका श्रेय इन्हीं दोनों बातों को जाता है। जहां तक एमएसपी का आपने सवाल किया है, तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं, किसान संगठनों की पहली मांग थी कि हम जब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। आज प्रधानमंत्री ने दरियादिली दिखाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, इसलिए वो आंदोलन का पर्पस तो खत्म हो गया। जहां तक एमएसपी की बात है, तो हम अब भी चाहते हैं, हम पहले भी कह चुके थे कि जो सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी है उससे एक आना कम पर भी किसान को बेचने का मौका नहीं देना चाहिए और उससे कम पर बिकता है वो तो दंडनीय अपराध माना जाए। हमारी आज भी राय है, कल भी राय है और मैं अकाली दल के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर के वो अलग हुए थे, जनता दल यूनाइटेड और अकाली दल इस एनडीए के पिलर हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। दिखाइए सिरसा साहब को, दिखाइए। काले कानून वापिस हो गए हैं तो बहन हरविंदर को नहीं, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए त्यागी जी। तो अकाली दल के हमारे साथी एनडीए का हिस्सा बनेंगे और पंजाब में इसका विशेष महत्व इसलिए है
कि करतारपुर कॉरिडोर का दरवाजा भी प्रधानमंत्री के प्रयासों से खुला है और पंजाब के किसानों के लिए अतिरिक्त तोहफा है। हाँ, 29 तारीख को जब पार्लियामेंट खुले, इतना हम जरूर प्रधानमंत्री से, एनडीए के नेताओं से, सभी दलों से कहना चाहेंगे कि जो 600 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं उनको भी एक श्रद्धांजलि लोकसभा में, राज्यसभा में दी जानी चाहिए। उनके परिवारों के स्थापना के लिए भी कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। और तीसरा, कानून जो है, कानून पहले भी वापिस हुए हैं। शाहबानों में हमारे मित्र पटवारी जी की पार्टी ने कानून बना करके वापिस लिया, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश इन्होंने वापिस लिया। इसलिए अगर प्रधानमंत्री वापिस ले रहे हैं तो ये उनकी पराजय नहीं, ये उनकी और किसान एकता की, दोनों की जय करके मैं मानता हूँ। ठीक है, संबित पात्रा जी को दिखाइए। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा साहब की प्रतिक्रिया इस पर लूंगी, लेकिन संबित जी, इससे पहले आपसे रक्षा पर्व पर बात हुई थी, किसानों के मुद्दे पर बात करते हैं। ये क्यों ना कहा जाए कि यह फैसला सरकार की तरफ से चुनावी वक्त पर लिया गया है, चुनावी मजबूरी है ये, क्योंकि ये वही आंदोलन है ना जिस पर आप लोगों ने आंदोलन जीवी, आतंकी वहां घुस गए हैं, एक विरोध दिखता रहा। संबित जी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने लकीर लांघ दी, कुछ लोगों ने उस दायरे में रहते हुए इसकी आलोचना की, लेकिन कुल मिलाकर कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उस पर बीजेपी का बड़ा सकारात्मक रुख नहीं था, कोई नेता उनकी सुध नहीं लेने गया। तो आज क्यों ना कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रोकने के लिए ये आपके लिए चुनावी मजबूरी थी। देखिए अंजना जी, मैं इसको दो भागों में उत्तर दूंगा। पहला भाग, जो ये हम पे आक्षेप लगाया जा रहा है कि चुनावी कंपल्शन के कारण, कि चुनाव आ रहे हैं उसके कारण से ये बिल वापस लिए गए हैं, ये कानून वापस लिए गए हैं, और दूसरा कि इससे पूरा का पूरा एक परिवेश किस प्रकार का बनता है। देखिए, जहां तक चुनाव का संबंध है, जहां तक राजनीति का संबंध है, 28 सितंबर 2020 को ये कानून पारित हुए पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद अनेकों राजनीतिक उठापटक देश में हुई हैं, अनेकों चुनाव इस देश में हुए हैं। आप याद करिए, आसाम में हमने सरकार बनाया, इसके बाद हुआ था, कानून पारित होने के बाद हुआ था। हमने बंगाल में 3 सीटों से 77 सीट तक का सफर तय किया, यह भी कानून पारित होने के बाद हुआ था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हमने जीता, पुडुचेरी में पहली बार हमारी सरकार बनी। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। गुजरात के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में 44 में से 41 सीट हम जीत के आए। अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी आसाम में 5 में से 5 सीट हम जीते। बाकी बहुत सारे, तेलंगाना में पहली बार हमारा बहुत बड़ा विजय हुआ है, जिस प्रकार से हमने हुजूराबाद का सीट जीता है। तो इसमें मुझे लगता है राजनीति और सीट जीतने के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने एक स्टेट्समैनली एटीट्यूड दिखाया है, और बिल्कुल सही, चाहे पुष्पेंद्र जी हो चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, दोनों ने धन्यवाद किया है। देखिए, ये किसी की जीत किसी का हार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आज देशवासियों से क्षमा मांगा है। किस लिए क्षमा मांगा है? इसलिए क्षमा मांगा है कि ये कानून तो किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए थे, ये कानून सत्यनिष्ठा से बनाए गए, इस कानून के पीछे नीयत बिल्कुल अच्छी थी, और ये कानून प्रगति के लिए थे। मगर किसानों के एक वर्ग को समझाने में जिस तपस्या की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उस तपस्या में, उस एक वर्ग को समझाने की तपस्या में त्रुटि रही। जबकि इस कानून की सत्यता जिस प्रकार दीपक से प्रकाश निकलता है उस प्रकार की सत्यता है, मगर फिर भी हम एक वर्ग को समझा नहीं पाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं क्षमा याचना करता हूं कि एक वर्ग को मैं समझा नहीं पाया। ये कितना बड़ा विषय है अंजना जी, आप बताइए। देश में जिस पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला हो, उसके बावजूद सबके विश्वास को रखना, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के माध्यम से देश को आगे ले जाने की ये जो कवायद है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पायदान ऊपर और लेके जाता है उनके स्टेट्समैनली एटीट्यूड के लिए। पुष्पेंद्र जी इस पर क्या कह रहे हैं ये सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मुझे रोकना पड़ रहा है। संबित जी, पुष्पेंद्र जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस बीच गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रक्षा समर्पण पर्व में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां से कुछ तस्वीरें आती है तो उसका भी विश्लेषण करेंगे। आप देखते रहिए आज तक। तो जय जवान जय किसान लगातार कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं, क्योंकि आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को चौंका दिया जब अचानक उन्होंने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया। इसी के साथ राकेश टिकैत, किसान नेता, कह रहे हैं कि जब तक संसद में तीनों कानून वापस नहीं होते हैं, बातचीत के टेबल पर सरकार नहीं आती एमएसपी के मुद्दे पर, तब तक अभी आंदोलन चलेगा। आने वाले वक्त में बातचीत होगी। और तीसरी तरफ
जय जवान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झांसी में आज ये राष्ट्र समर्पण महापर्व चल रहा है रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें माना जा रहा है कि सियासी बिसात पर अगर चुनावों से इसे हम जोड़ कर देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पर बोलते हुए, तो क्या किसान आस्था राम मंदिर के जरिए और फिर रक्षा के जरिए, सेना के जरिए एक ऐसे बिसात को बीजेपी बिछा रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले, जिसके जरिए वो जीत की राह पर आगे बढ़ना चाहती है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपने संबित पात्रा जी को सुना, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है, चुनावों से लेना देना नहीं है किसानों के सामने, क्योंकि किसान इतने लंबे वक्त तक टिके रहे तो फिर उसके लिए यह फैसला लिया गया है। आप सहमत हैं इससे? नहीं, निश्चित रूप से जो फैसला लिया गया है वो किसानों के हक में है। तीनों कृषि कानूनों को वापस किया है तो हम इनका धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से मिशन यूपी घोषित किया हुआ था और इनका विरोध हो रहा था, वो भी एक दबाव था। और मैं संबित भाई को ये भी बताना चाहता हूं कि चुनावी जीत या हार से ये तय नहीं होता कि आप खराब नीतियां या गलत नीतियां या कुचलने का काम किसानों को या अन्य वर्गों को करना शुरू कर दें। चुनावी जीत आपकी जिम्मेदारी का पहला दिन है, शुरुआत है कि आप अगले 5 सालों तक लोकतंत्र के और संविधान के अनुसार इस देश की नागरिकों की सेवा करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी नीति बना दें। इसका अर्थ यह है कि जैसे आप किसी व्यक्ति को अपनी सेवा में रखें तो वो किस प्रकार की सेवा देगा, उसका अपॉइंटमेंट आपने किया है, यानी जनता ने अपॉइंटमेंट किया तो उसकी सेवा देखी जाएगी। और हमें आशा है कि आगे चल करके बाकी मांगों को मान लिया जाएगा। 2-3 चीजें और खड़ी हुई हैं। एक ये जो आपके गृह राज्य मंत्री हैं जो लखीमपुर खीरी घटना में संलिप्त थे, उनका इस्तीफा, ये भी एक मांग है। और जो फर्जी मुकदमे हुए किसानों के खिलाफ इस दौरान तमाम, विशेषकर हरियाणा में, उन सबको भी वापस लिया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से एमएसपी की लीगल गारंटी वाली मांग को मानते हुए किसानों को घर भेजने का काम कर देना चाहिए। संबित जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। संबित जी, देखिए, आज आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा है कि आज गुरु पर्व का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। ना मैं पुष्पेंद्र जी पे कोई आरोप लगाऊंगा और प्रत्यारोप भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मगर मैं बहुत ही संजीदगी के साथ 2-3 बातें और बहुत इमोशनल तरीके से रखना चाहता हूं। अंजना जी, ये वो मंच है, आज तक का वो मंच है जहां आप भी एंकर रही हैं और हम सब ने कई बार डिबेट किया है। यही पैनल रहा है अमूमन जहां ये बातें होती थी 10 वर्षों तक कि आखिर कब किसानों को इंडिपेंडेंस मिलेगा, वो मंडी से बाहर जाके कब अपने अनाज को बेच पाएंगे, उनके पैसे को डायरेक्टली उनके पॉकेट तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सब जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स कब होंगे। और याद करिए, ये केवल भाजपा नहीं कहती थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती थी। कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा, कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में इन विषयों को स्थान दिया। देखिए, रिफॉर्म्स आसान नहीं होते हैं, कंटकाकीर्ण पथ होता है, बहुत कांटों भरे पथ पे चलते हुए। प्रधानमंत्री जी की एक ही नियत है, जो छोटा मझोला किसान है ना, जिसके पास, जो कि 80% है देश का, 10 करोड़ से अधिक है छोटा मझोला किसान, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उसकी आमदनी कैसे बढ़े, बीज, बीमा, बाजार और बचत, ये चारों आयाम उसके कैसे बढ़े, इस पे बहुत निरंतर उन्होंने काम किया है। देखिए अंजना जी, आज कौन जीता कौन हारा ये विषय नहीं है, देश कैसे जीते ये विषय है। रिफॉर्म्स होना चाहिए अंजना जी। मैं मानता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं, मगर अगर हम आंख बंद करके सोचे थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। मगर आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये महत्वपूर्ण है। आज कोई तू मैं नहीं है। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज डिबेट जो इंटेलेक्चुअल स्तर पे चल रहा है उसी स्तर को आगे बढ़ाते हुए चले। ठीक है, जल्दी से पुष्पेंद्र जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस पर। देखिए, हम तो स्वागत करते हैं। हमने तो कहा है कि आपने जो है एक अच्छा कदम उठाया है, और ये कदम पहले उठा लिया जाता तो 700 किसानों की शायद इसमें शहादत नहीं होती। और आगे एमएसपी की लीगल गारंटी आप और कृपया दे दें। आप जरा जो है प्रधानमंत्री जी से आपकी वार्ता भी होती होगी, इस काम को और कर दें और सहसम्मान किसान घर वापस चले जाए। सिरसा साहब, अब जरा इस मुद्दे पर आते हैं। त्यागी जी जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एनडीए के हिस्सा है, पिलर्स हैं, क्या पार्टी इस पर सोच सकती है? देखिए अंजना जी, मैं त्यागी जी की भावनाओं की बड़ी कदर करता हूं। हम 30 साल तक, लगभग 30 साल सबसे पुराने एनडीए के पार्टनर श्रोमणी अकाली दल थे, उसके बाद जेडीयू नीतीश कुमार जी आए। लेकिन आपको पता है कि हमारी राहें क्यों अलग हुई किसानी को लेकर। सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने एक फैसला लिया कि वो बीएसपी के साथ जाएंगे,
अब ये फैसला तो उन बहुत बड़े स्तर पे हुआ फैसला है, मेरे जैसे आदमी के स्तर पर हुआ फैसला नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर आज कहना चाहता हूँ कि वाकई आज तू मैं की जगह हमें केवल एक अंजना जी बात को समझने की जरूरत है। जब ये किसानी संघर्ष शुरू हुआ, मैं भी आपके टीवी चैनलों पे आके बहुत बोलता था और बहुत सारी लड़ाई झगड़े भी हमारे अपने साथियों के साथ होते जो डिबेट में हमारे को डिबेटर्स थे, क्योंकि हम ये मानते थे कि ये जो संघर्ष है ये संघर्ष जायज है। लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा था, लेकिन जब हम उस शिद्दत से उस लड़ाई को लड़ रहे थे तो आज हमें ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जब कोई अच्छी बात की गई है तो उसका हम सबको स्वागत भी करना चाहिए। और अंजना जी, इसमें एक बहुत बड़ी जो बात है हमें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, इस लड़ाई को कहीं ना कहीं सिख वर्सेस सरकार बनाने की भी कोशिश की गई और सिख वर्सेस हिंदू बनाने की भी कोशिश की गई। तो हमारी ये भी चिंता थी, निरंतर ये चिंता रही कि ये जो रास्ता है इसके बहुत दूर अंजाम होंगे और बहुत शरारती लोग इसका रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ आज हमारे लिए बहुत बड़ी रिलीफ ये भी है कि कल तक हम ये बात टीवी पर नहीं बोल पाते थे क्योंकि हमें डर था कि ये रास्ता ना अडॉप्ट कर ले, लेकिन आज क्योंकि ये रास्ता साफ हो गया तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि बहुत लोगों ने इसको ये रंग देने की कोशिश की। जी, अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव सावंत भी हमारे साथ बने हुए। गौरव, अगर किसी से आपको कोई प्रश्न करना है तो आप भी इस बहस का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि रक्षा पर्व से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। गौरव, नहीं, रक्षा पर्व की प्रतीक्षा तो करेंगे ही, लेकिन जो किसानों के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो सिरसा साहब, क्या अब जब प्रधानमंत्री ने यह ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, तो क्या किसानों को, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने घर लौटे, अपने खेत लौटे, क्या यह अब नहीं करना चाहिए या अब इसके बाद राजनीति हो जाएगी इस मुद्दे पर, इसीलिए टिके रहेंगे किसान नेता? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल इस बात पे सहमत हूं, क्योंकि अगर गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व पे प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात को कहा है तो मैं कतई, मैं अगर सही मायनों में पूछो, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए मैं एक टीवी चैनल पर बैठकर कुछ ऐसी बातें कहूं कि नहीं देखेंगे। देखो, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमने अपनी बात को हमेशा ही बड़े पुख्ता तरीके से रखा है। जब देश के प्रधानमंत्री ने अगर देश को संबोधित करते हुए गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पर्व को संबोधित होकर ये कहा, मुझे कतई इस बात का अंदेशा नहीं है कि इसको नहीं करेंगे। 100% ये तीनों कानून वापस लिए जाएंगे। हाँ, जहां तक किसान जथेबंदियों ने आह्वान किया कि वो विचार करेंगे, ठीक है, वो विचार करें, क्योंकि शायद वो अकेले फैसला लेने की स्थिति में नहीं होंगे, पर मुझे यकीन है कि वो विचार करके यही फैसला लेंगे कि जो जीत थी उस जीत के जश्न का हम हिस्सा बने, ना कि हम दोबारा किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने। बहुत बड़ी जीत हुई है अंजना जी, और ये किसानों की जीत है, इसमें हार किसी की नहीं है। मैं फिर से कहूं, हम किसी को झुकाने के लिए या किसी को हराने के लिए नहीं थे। साहब, थोड़ा अभय दुबे जी को सुनिए, देखिए वो क्या कहते हैं। दुबे जी, बहुत स्वागत आपका। अच्छा है, आपके विधायक जी अभी आए थे, बेवजह के उन्होंने बातें की और इसी वजह से हमने सोचा कि कम से कम पार्टी लाइन यहां पर आए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का ये वक्त नहीं होना चाहिए। आप लगातार किसानों की आवाज बुलंद करते रहे, किस तरह से देख रही है आपकी पार्टी से? क्या ये एक चुनावी दाव है सरकार की तरफ से, क्योंकि अब चुनावी मजबूरी है, चुनाव करीब है और किसानों की नाराजगी का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या फिर जो सरकार आर्टिकल 370 CAA पर टिकी रही, जरा भी नहीं झुकी, उसने अन्नदाताओं के सामने नमन किया? अभय जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हार के डर के आगे जनहित की जीत है ये। मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, संबित पात्रा जी, किस बात का श्रेय आप चाहते हैं, मुझे बताइए। इस बात का श्रेय चाहते हैं कि 700 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी? इस बात का श्रेय चाहते हैं आप कि उन किसानों को आपने लाठियों से बर्बरता पूर्वक मारा? इस बात का श्रेय चाहते हैं आप कि आपने उससे भी पेट नहीं भरा तो लखीमपुर में रोंद कर मार डाला? मुझे बताइए ना। आज मैं सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं दिए जैसा सत्य। आप संबित पात्रा जी जानते हैं, किसानों के घरों के चिराग बुझाकर कोई दिए रोशनी नहीं कर सकते। 70 करोड़ किसानों के चूल्हे को बुझाकर कोई दिया उनके जीवन में प्रकाश नहीं फैला सकता। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब से आया हूं तब से मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहला काम आपने किसानों का किया, 150 रुपए का बोनस जो राज्य सरकारें देती थी धान और गेहूं पर, वो बंद करा दिया। दूसरा निर्णय लिया आपने, जमीन के अधिग्रहण के जो सबने मिलकर कानून बनाया था
उसके खिलाफ एक के बाद एक अध्यादेश लेकर आए। आज तो आप अध्यादेश भी लेकर उन किसानों के लिए नहीं आए। आपने सीबीआई और ईडी के कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाए, लेकिन आज अध्यादेश नहीं लाए प्रधानमंत्री जी। आपने 50% बोनस समर्थन मूल्य से ऊपर देने का सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया। आज आप जिसकी व्याख्या कर रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो गुजरात ने क्यों बंद कर दी? आज देश को कम से कम प्रधानमंत्री जी बताते 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने खेती की लागत बढ़ा दी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके सांसद कह रहे हैं, वरुण गांधी वो कह रहे हैं 17 जिलों में फसलें उत्तर प्रदेश में जला दी। तो मैं जानना चाहता हूं, ये पूरे के पूरे कानून लागू थे। मैं सच बता रहा हूं अंजना जी, ये इन्होंने खुद लोकसभा में जवाब दिया, सिर्फ एक के जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का कानून है, जिसको पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। आज किसानों ने बड़ी शहादत देकर कम से कम इनके पूंजीपतियों को पूजने के इरादों को नाकाम कर दिया। मैं मानता हूं अगर इनका इरादा ठीक होता तो आज ये अध्यादेश लेकर आ गए होते। दबाव में अंजना जी, पूंजीपतियों को जो आप फायदा पहुंचाने वाले थे, आपने ये कानून वापस लिया। जी संबित जी, जवाब। देखिए अजय जी, अंजना जी, अभी तक मैं देख रहा था कि डिबेट एक अलग तरीके से चल रहा था। पुष्पेंद्र जी खुद किसान के नेता बैठे हुए हैं, वो भी इस प्रकार की बातें नहीं कर रहे थे। मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आ गए, यहां भरसर राजनीति आरंभ हो गई। मैंने कहा ना, आज आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है। और मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं उनके बाद ये बात कह रहा हूं। जिस प्रकार से यहां पर एक दो कम्युनिटी के बीच में कुछ लोगों ने वेज तक बनाने की कोशिश की, खाई तक बनाने की कोशिश की, उसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ था। देखिए, आप खुद कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को देख लीजिएगा। जो प्रावधान किसान कानून के माध्यम से लाए गए थे, उन्हीं सभी प्रावधान